हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर केवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है सीकेडी। सीकेडी एग्जैक्टली क्या होता है, इसकी क्या स्टेजिंग होती है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो सीकेडी इज बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी कि कोई भी किडनी की बीमारी जिसमें किडनी का स्ट्रक्चर या फंक्शन खराब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, डीरेंज हो गया है और इस बात को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। यानी कि किडनी की कोई भी प्रॉब्लम जिसमें किडनी ठीक पूरी तरह से नहीं हो पाई है और इस बात को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो सीकेडी में क्लासिफाई किया जाता है। सीकेडी के 5 स्टेजेस होते हैं, सीकेडी 1 टू सीकेडी 5, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है जीएफआर पे, यानी कि कितना परसेंट किडनीज हमारी फिल्टर कर रही है, इस हिसाब से ये ग्रेडिंग स्टेजिंग बनाई गई है। सीकेडी जब इनिशियल स्टेजेस में होता है यानी कि 1 to 3, तो उसमें पेशेंट्स को कोई खास सिम्टम नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ये बीमारी बन रही है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी वजह से सीकेडी इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट नहीं होती है। अगर हम सीकेडी को इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ हम टेस्ट से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या फिर किडनीज के अल्ट्रासाउंड से। इसी वजह से बहुत बार कहा जाता है कि जो डायबिटिक्स होते हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या फिर किसी वजह से क्रॉनिक मेडिसिन पे है, बहुत लंबे समय से पेन किलर्स ले रहे हैं, उनको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट टाइम टू टाइम करा लेनी चाहिए। रूटीन चेकअप्स का भी जो कल्चर है उसमें किडनी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होती है, बिकॉज किडनी डिजीजेज यूजुअली अर्ली डिटेक्ट नहीं होते हैं अदरवाइज। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर सीकेडी इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाता है तो आज की डेट पे हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कुछ दवाइयां हैं जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और इसके बढ़ने को, इसके प्रोग्रेशन को हम रिटार्ड कर सकते हैं। अदरवाइज यूजुअली सीकेडी 5 के बाद ही डिटेक्ट होता है, जब पेशेंट्स को दिक्कतें आने लगती हैं और वो डायग्नोज किए जाते हैं। सीकेडी 5 में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अफसोस हमारे पास कोई खास ज्यादा मेडिसिन नहीं होती हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए। सीकेडी 5 जब किडनी के फंक्शंस 15% से कम हो गया है तब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो डायलिसिस की जाए या ट्रांसप्लांट किया जाए। इसके अलावा जो भी सारी ट्रीटमेंट, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पे फ्लोट कर रही हैं, जो कि क्वैक थेरेपीज होती है, वो अनरिलायबल हैं, वो अनसाइंटिफिक हैं और अनप्रूवन हैं। अगर हम इन थेरेपीज पे विश्वास करते हैं तो नुकसान हमारा ही होगा और हम इसमें फंसते चले जाएंगे। इसीलिए हमें साइंटिफिक वेज पे जो 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं उन्हीं में से चूज करना चाहिए। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें कौन सी थेरेपी ऑप्ट करनी चाहिए, इस बात पे डिस्कशन हम अब करेंगे। तो डायलिसिस 2 टाइप की होती है, या तो हीमोडायलिसिस कराई जाए जो कि ब्लड से की जाती है, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस कराई जाए जो पेट से की जाती है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट को एक डायलिसिस यूनिट में जाना पड़ता है हफ्ते में 2 से 3 बार, जहां पर उनके ब्लड को मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाएगा और 4 घंटे बाद वो अपने घर पे वापस आ जाएंगे। दूसरी थेरेपी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें एक फ्लूइड के माध्यम से घर पर ही पेशेंट खुद या उसके अटेंडेंट डायलिसिस कर सकते हैं। इस पानी को पेट में रखा जाता है कुछ घंटे के लिए और फिर निकाल दिया जाता है, जो कि फिल्टर्ड टॉक्सिन्स को निकाल देता है। अब ये कंसेप्ट है डायलिसिस। ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपका कोई भी रिश्तेदार अपनी एक किडनी आपको डोनेट करता है जो कि फिट होता है, हेल्दी होता है और प्री ट्रांसप्लांट जो हमारे सारे पैरामीटर्स हैं उन पे खड़ा उतरता है। उस इंसान की एक किडनी ली जाती है और सीकेडी के पेशेंट को लगा दी जाती है। इस केस में दोनों लोग, यानी कि देने वाले को भी और रेसिपिएंट जो कि हमारे पेशेंट है, उन दोनों का जीवन एक किडनी पे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स कट जाता है। सो अगर हम कंपेयर करें कि कौन सी थेरेपी बेटर है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑलवेज ट्रांसप्लांट इज बेटर, इज सुपीरियर, बेहतर देन डायलिसिस। इसको हम कैसे डिफाइन करें? सबसे पहले तो अगर हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बीच में सर्वाइवल डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं तो वो इस प्रकार है। जैसे 100 पेशेंट्स ने डायलिसिस चूज किया, 100 पेशेंट्स ने ट्रांसप्लांट चूज किया, तो हम 1 साल बाद अगर डेटा निकालते हैं जो कि इतने सालों की रिसर्च के बाद स्टैटिस्टिकली निकला है, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम 1 साल पे निकालते हैं तो डायलिसिस वाले पेशेंट 100 में से 75 ऐसे हैं, यानी कि 75% ऐसे हैं जो कि ठीक होंगे,
सर्वाइव कर रहे होंगे और अपना अच्छा जीवन काट रहे होंगे। वेयर एज ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स 95% तक बहुत अच्छे मिलेंगे और ठीक ठाक मिलेंगे। अगर इसी डेटा को 5 साल पे देखा जाए तो बहुत ही स्टार्टलिंग डिफरेंस मिलेगा। डायलिसिस वाले पेशेंट जो कि अच्छी डायलिसिस हफ्ते में 3 बार एफिशिएंट रूप में करा रहे हैं, उनमें से हम देखेंगे कि 25% इज द सर्वाइवल रेट इन केस ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स। हाउएवर यही अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में देखेंगे तो सर्वाइवल इज 70 to 80% एट द एंड ऑफ 5 years। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस, जिससे ये प्रूव होता है कि हमें ट्रांसप्लांट को प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद आज बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कॉस्ट को लेकर कि भाई ट्रांसप्लांट कैसे कराएं, ये तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। तो इसका भी मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बोलती हूँ। अगर कोई भी पेशेंट अपनी डायलिसिस का कॉस्ट जो कि पूरे 1 साल में वो यूज करते हैं, साथ में दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशंस और जो भी खर्चा 1 साल में एक सीकेडी पेशेंट डायलिसिस वाला करता है, उसको वो अगर जोड़ ले तो ऑलमोस्ट बराबर आएगा जो उसके ट्रांसप्लांट में लगेगा। ट्रांसप्लांट में खर्चा एक बार ही देना है, एट वन गो देना है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ दवाइयाँ ही चलती हैं जो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं एंड दे आर इजिली अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स। लेकिन डायलिसिस जो पेशेंट है वो लंबे समय पे थेरेपी में बीच बीच में खर्चा करता रहता है, क्योंकि केवल सिर्फ डायलिसिस ही नहीं होती, दवाइयाँ भी चलती हैं और बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। अब थर्ड पैरामीटर जिस पे दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। डायलिसिस पेशेंट्स हफ्ते में 3 डायलिसिस अगर कराते हैं तो हफ्ते के 3 दिन और उसमें कई घंटे उनके डायलिसिस यूनिट में बीत जाते हैं, जिससे कि उस दिन का जो उनका आउटपुट होना चाहिए था एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब्स को नहीं कर पाते बिकॉज उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो पाती जब हफ्ते में 3 दिन वो अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली, जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं उनको बीच में कोई इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है या और भी अन्य प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में प्रॉब्लम होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ट्रांसप्लांट पेशेंट को देखें तो वो तो एक नॉर्मल आदमी की तरह रहेगा। एक दूसरी किडनी उसको मिल गई है तो वो अपना हर काम, हर जॉब, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नॉर्मल पेशेंट लीड कर सकता है, नॉर्मल पर्सन लीड कर सकता है। उसको ध्यान देना पड़ता है थोड़ा हाइजीन का, इन्फेक्शन कैच ना करे बिकॉज उनकी इम्यूनिटी शुरुआत में थोड़ी कम होती है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डेफिनेटली बेटर इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। सो ओवरऑल अगर बात की जाए, अगर कोई भी पेशेंट आके मुझसे पूछता है कि मैम हमें क्या थेरेपी यूज करनी चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज प्रेफर ट्रांसप्लांट अबव एनीथिंग एल्स। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं अब एट द एंड डिस्क्लेमर के रूप में दूंगी। ट्रांसप्लांट एक प्लान्ड सर्जरी है, यानी कि उसको किया जा सकता है जब आपके पास मनी अवेलेबल हो, जब आपके पास डोनर अवेलेबल हो और जब आप मेंटली फिजिकली उसके लिए फिट हो। कोई भी जल्दबाजी में ट्रांसप्लांट नहीं कराया जा सकता। डायलिसिस एक ऐसी थेरेपी है जो कभी भी कहीं भी इमरजेंसी फॉर्म में भी हो सकती है। सो ऑलवेज अ सीकेडी पेशेंट को प्लानिंग के रूप में चलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ट्रांसप्लांट हम अभी ही करा सकते हैं तो प्रीएम्प्टिवली करा लें, यानी कि डायलिसिस की नौबत आने से पहले ही करा लें तो बहुत अच्छी बात है, दैट वुड बी द परफेक्ट सिनेरियो। और अगर नहीं करा पाते हैं तो कुछ टाइम डायलिसिस पे रह सकते हैं और अपने प्लान्ड वे में अपना ट्रांसप्लांट आगे करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कब ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। सो देयर आर सम इंडिकेशंस जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे कि अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट ना हो, उसको कोई कार्डियक या फिर लंग प्रॉब्लम या कोई और क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें वो सर्जिकल फिटनेस नहीं पा सकता। दूसरा, या पेशेंट को कोई बहुत एक्टिव इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, या कोई कैंसर है, या फिर वो साइकाट्रिक पेशेंट है यानी कि मानसिक रोग का पेशेंट है, तो उनमें ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। दूसरा, कभी कभी किडनी की बीमारी इस तरह की होती है जो वापस आने का रिस्क होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तो उन पेशेंट्स में भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। इन ऑल अदर केसेस वी कैन डू द ट्रांसप्लांट। अदरवाइज डायलिसिस भी अपने आप में एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलवेज आई पुट ट्रांसप्लांट मच अबव देन डायलिसिस। सो ये था आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड लेट्स सी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आप सबकी नॉलेज थोड़ी बड़ी हो। यू कैन पुट इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। बाय बाय।